नमस्कार, मैं रविश कुमार। धर्म के नाम पर बांटते बांटने वालों की अब ऐसी आदत हो गई है कि नामों को ही बांटने लग गए हैं। इंडिया सुनकर भड़क गए लोगों को यह समझना चाहिए कि भारत जरूर कहिए, मगर इसलिए नहीं कि इंडिया पसंद नहीं आ रहा है। इंडिया भी उतना ही पुरातन है, उसमें इंदस है, सिंधु नदी है। इंडिया में भी उतनी ही भारतीयता है जितनी भारत में। आप इस मुल्क को 100 नामों से पुकार लीजिए, मगर इसलिए इंडिया से मत चिढ़ जाइए कि यह विपक्ष के गठबंधन के नए नाम का सार संक्षेप है, एक्रोनिम है, इंडिया है। प्रथम अक्षरों को मिलाकर नाम रखने की महारत प्रधानमंत्री मोदी को है, जो उस हद तक पहुंच जाती है जहां पूर्वोत्तर के लिए उनकी एक विशेष नीति का नाम पीएम डिवाइन हो जाता है, प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। अब मणिपुर में ना डिवाइन का पता है, ना पीएम का पता है। सत्ता पक्ष और उसका प्रचारक गोदी मीडिया विपक्ष से इतना चिढ़ा रहता है कि अगर विपक्ष अपने गठबंधन का नाम बदलकर इंडिया से भारत कर ले तो ये लोग भारत से चिढ़ जाएंगे। विपक्ष के 26 दलों के गठबंधन का एक नया नाम रखा गया है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। संक्षेप में यह इंडिया हो जाता है। असम के मुख्यमंत्री ने अपने ट्विटर के परिचय में इंडिया ही हटा दिया, भारत जोड़ दिया। पहले लिखा होता था चीफ मिनिस्टर असम इंडिया, अब है चीफ मिनिस्टर असम भारत। असम के मुख्यमंत्री को शायद पता नहीं कि उनकी नई पार्टी के ट्विटर हैंडल में भारत नहीं है, इंडिया है। बीजेपी का ट्विटर हैंडल @BJP फॉर इंडिया है। कहीं ऐसा ना हो कि इस ट्विटर हैंडल के कारण हेमंता बिस्वा शर्मा पार्टी ही बदल लें। हेमंता बिस्वा शर्मा ने सभ्यता के संघर्ष का थीम लॉन्च कर दिया। 18 जुलाई को ही यह थीम याद आई। मुख्यमंत्री ने अंग्रेजी में लिख दिया कि भारत और इंडिया के आसपास सभ्यता का संघर्ष चल रहा है। ब्रिटिश ने हमारे देश का नाम इंडिया रख दिया। हमें इस औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर आने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे पूर्वज भारत के लिए लड़े, हम भारत के लिए काम करेंगे। बीजेपी फॉर भारत। तो क्या बीजेपी अपना ट्विटर हैंडल अब बदलेगी? इसका नाम बीजेपी फॉर इंडिया रखते समय क्या किसी को ध्यान ही नहीं आया कि सभ्यता का संघर्ष चल रहा है, ऐसा नाम नहीं होना चाहिए? और यह सभ्यता का संघर्ष क्या बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक के बाद ही शुरू हुआ है? 18-19 जुलाई के बाद ही समझ में आई है कि सभ्यता का संघर्ष कहीं चल रहा है? लगता नहीं कि बीजेपी विपक्षी दलों की एकता से घबरा रही है, मगर यह जरूर लगता है कि इनके नाम से लड़खड़ा रही है। पटना की बैठक को ठगों का गठबंधन कहने वाली बीजेपी बहुत आसानी से किसी पर भी कोई भी लेबल चिपका देती है। विपक्ष को एंटी इंडिया, एंटी नेशनल, देशद्रोही, गद्दार तक जो चाहे उस पर लेबल चिपका सकती है, मगर यहां विपक्ष ने बीजेपी पर कोई नया नाम नहीं चिपकाया है। बस अपना नाम बताया है कि हमारे गठबंधन का नाम क्या होगा। इसी पर बीजेपी तुकबंदी की शिकार हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष की एकता को फैमिली फर्स्ट नेशन नथिंग कह दिया। मतलब कुछ भी मिला देना है, कहीं से भी। फ से शब्द नहीं मिल रहा है तो एफ में से मिलाओ, न से नहीं मिल रहा है तो एन से मिलाओ, लेकिन मिलाओ, कुछ करो। उधर हेमंता बिस्वा शर्मा इंडिया और भारत के बीच सभ्यता का संघर्ष छेड़ बैठे हैं। इधर प्रधानमंत्री को फ से नहीं मिल रहा है तो अंग्रेजी के एफ से कोई शब्द लेकर मिला दे रहे हैं। मतलब तो यही हुआ कि किसी दूसरे के कुएं में बाल्टी डालकर अपनी दाल पकाने के लिए पानी निकाल रहे हैं। पहले तय कर लीजिए कि अंग्रेजी बोलना कौन सी मानसिकता में फिट है। अगर यह औपनिवेशिक है तो फिर बोलने पर ही पाबंदी लगा दीजिए। नाम बदलने से मानसिकता नहीं बदलती है, मानसिकता बदलती है मन के उदार होने से, मन को अच्छा करने से, उसे बदलने से। राहुल गांधी की पदयात्रा का नाम तो भारत जोड़ो यात्रा था, तब तो हेमंता बिस्वा शर्मा जी को स्वागत करने ही पहुंच जाना चाहिए था कि भारत और इंडिया के बीच सभ्यता संघर्ष चल रहा है तो वे भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री कहीं जोश में प्रधानमंत्री से ही ना भिड़ जाएं कि स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया इस टाइप का नाम क्यों रखते हैं। इन सब नामों से इंडिया हटाकर भारत कीजिए, नहीं तो वापस कांग्रेस में चले जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा को समझना चाहिए कि जितना इंडिया उनका है, भारत भी उनका ही है। उसी तरह भारत और इंडिया भी विपक्ष का है, उतना ही जितना आपका है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, भारत जुड़ेगा, इंडिया जीतेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लंबा सा ट्वीट करते हुए आखिर में लिखा, इंडिया विल विन। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि विपक्ष की अगली बैठक मुंबई में होगी। विपक्ष अपनी एकता की टीम को लेकर पहले पटना गया, फिर बेंगलुरु गया, अब मुंबई जाने वाला है। अब तो प्रधानमंत्री को 38 दलों के एनडीए को लेकर मणिपुर चले जाना चाहिए, जहां 3 मई से ही जनता उनका इंतजार कर रही है। वहां पीएम डिवाइन नाम की अपनी योजना का हाल भी ले लेते, देख आते। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा कि दिल्ली में चुनावी अभियानों के प्रबंधन में तालमेल के लिए एक सचिवालय भी बनाया जाएगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने राहुल गांधी के साथ तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा है कि बेंगलुरु में धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक नेताओं के साथ एक ऐतिहासिक और रचनात्मक बैठक हुई। हमने #इंडिया गठबंधन का गठन किया है, जो हमारे देश के बहुलवादी मूल्यों को विभाजनकारी राजनीति के चंगुल से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इतिहास ने साबित किया है कि राष्ट्रवाद के मुखौटे के पीछे छिपे तानाशाह आखिरकार हार जाते हैं। एकता हमारी ताकत है और साथ मिलकर इंडिया जीतेगा। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, भारत जुड़ेगा, इंडिया जीतेगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने विपक्ष की बैठक की तस्वीरें ट्वीट करते हुए लिखा है, मेक इन इंडिया। एक अन्य ट्वीट में लिखा है, देश का गठबंधन, देश के लोगों द्वारा, देश के लिए, देश को समर्पित। शरद पवार ने लिखा है, यूनाइटेड वी स्टैंड विथ इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, इंडिया सेव डेमोक्रेसी। एक अन्य ट्वीट में अलग अलग विपक्षी नेताओं से मुलाकात का ब्यौरा देते हुए पवार ने लिखा है कि इस बैठक में हमने तय किया है, वी विल फाइट एंड वी विल विन, यानी हम लड़ेंगे, जीतेंगे। अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी और डीके शिव कुमार के साथ अपनी तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा है, भारतीय इतिहास आज के दिन को देशभक्ति और सकारात्मक राजनीति के बेंगलुरु आंदोलन के दिन के रूप में याद रखेगा। विपक्ष की बैठक के बाद एक साझा बयान भी जारी किया गया है। इस बयान की शुरुआत संविधान की प्रस्तावना की शैली में शुरू होती है। बेंगलुरु की तस्वीरों के साथ साथ मैं इस साझा बयान को पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण बयान है। इस बयान में लिखा है कि हम भारत के 26 प्रगतिशील दलों के नेता संविधान में निहित भारत के विचार की रक्षा के लिए अपना दृढ़ संकल्प व्यक्त करते हैं। हमारे गणतंत्र के चरित्र पर भाजपा द्वारा व्यवस्थित तरीके से गंभीर हमला किया जा रहा है। हम अपने देश के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं। भारतीय संविधान के मूलभूत स्तंभों धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, आर्थिक संप्रभुता, सामाजिक न्याय और संघवाद को व्यवस्थित रूप से और खतरनाक रूप से कमजोर किया जा रहा है। हम मणिपुर को तबाह करने वाली मानवीय त्रासदी पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं। प्रधानमंत्री की खामोशी चौंकाने वाली और अभूतपूर्व है। मणिपुर को शांति और सुलह के रास्ते पर वापस लाने की तत्काल आवश्यकता है। हम संविधान और लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राज्य सरकारों के संवैधानिक अधिकारों पर जारी हमले का मुकाबला करने और उनका सामना करने के लिए दृढ़ हैं। हमारी राजनीति के संघीय ढांचे को जानबूझकर कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। गैर भाजपा शासित राज्यों में राज्यपालों और उपराज्यपालों की भूमिका सभी संवैधानिक मानदंडों से अधिक रही है। भाजपा सरकार द्वारा राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ एजेंसियों का खुल्लम खुल्ला दुरुपयोग हमारे लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है। गैर भाजपा शासित राज्यों की वैध जरूरतों, आवश्यकताओं और अधिकारों को केंद्र द्वारा सक्रिय रूप से अस्वीकार किया जा रहा है। भाजपा तो देश बेचने का सौदागिरी कर रहा है, देश बेचने का सौदागिरी कर रहा है, लोकतंत्र को खरीदने का सौदागिरी कर रहा है।
इसी के लिए आज कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी को भी काम नहीं करने देता है। कोई आदमी कोई ऑपोजिशन को सपोर्ट करते हैं, ऑपोजिशन स्टेट को, तो नेक्स्ट डे ईडी और सीबीआई और कोई चला जाता है और खाली धमक देता है हम 355 करेगा, हम 356 करेगा। हम लोगों ने आज 420 कर दिया, 420 धारा अप्लाई कर दिया पॉलिटिकली, जिसमें इंडिया जीतेगा, भाजपा हारेगा, भारत जीतेगा, भाजपा हारेगा, इंडिया जीतेगा और हमारा देश जीतेगा। आज से 9 साल पहले इस देश के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को भारी बहुमत देके जिताया था। इन 9 साल के अंदर उनके पास मौका था, वो देश के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन इन 9 सालों में उन्होंने एक भी सेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें हम कह सकें कि तरक्की हुई है। हर सेक्टर को बर्बाद करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो आज ये 26 पार्टियां, हम सब लोग अपने लिए एकत्रित नहीं हुए। हम देश को एक तरफ बचाना है, जिस तरह से पूरे देश के अंदर नफरत फैलाई जा रही है उससे बचाना है, और दूसरी तरफ एक नए भारत का सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, जिसमें हर युवा को रोजगार मिलना चाहिए, हर गरीब बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, हर बीमार आदमी को अच्छा इलाज मिलना चाहिए। ये सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, जहाँ पे ऐसा भारत होगा जहाँ सब सुख शांति होगी, प्यार मोहब्बत होगी और देश तरक्की करेगा, ना कि देश के संसाधन जो हैं कुछ लोगों के लिए, चंद लोगों के लिए लुटाए जाएंगे। जब गठबंधन सत्ता की मजबूरी का हो, जब गठबंधन भ्रष्टाचार की नीयत से हो, जब गठबंधन परिवारवाद की नीति पर आधारित हो, जब गठबंधन जातिवाद और क्षेत्रवाद को ध्यान में रखकर किया गया हो, तो वो गठबंधन देश का बहुत नुकसान करता है। 2014 से पहले की गठबंधन सरकार का उदाहरण हमारे सामने है। तमाम उठापटक के बीच वो गठबंधन सरकार किसी तरह अपने 10 साल खींच पाई, लेकिन देश को क्या मिला? प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी एक आला कमान, पॉलिसी पैरालिसिस, निर्णय लेने में अक्षमता, भांति भांति के पावर सेंटर्स, अव्यवस्था और अविश्वास, खींचतान और करप्शन। विपक्षी दलों ने जाति की जनगणना की मांग की है। इस साझा घोषणा पत्र में 26 दल जाति की जनगणना की मांग कर रहे हैं। इस पर मीडिया चुप्पी साध गया। इस पर बीजेपी ने भी कुछ नहीं कहा होगा। मोदी सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार करती है तो मंत्रियों की संख्या जाति के अनुसार बताती है। बीजेपी उन मंत्रियों की होर्डिंग लगाती है तो जाति के हिसाब से लगा देती है। खुद गिनकर बताती है कि कितने ओबीसी मंत्री बने हैं, लेकिन जाति की गिनती नहीं कराती है। विपक्ष के साझा बयान में आगे ये कहा गया है कि हम अपने साथी भारतीयों को निशाना बनाने, प्रताड़ित करने और दबाने के लिए भाजपा की प्रणालीगत साजिश से लड़ने का संकल्प लेते हैं। नफरत के उनके जहरीले अभियान ने सत्तारूढ़ दल और उसकी विभाजनकारी विचारधारा का विरोध करने वाले सभी लोगों के खिलाफ द्वेषपूर्ण हिंसा को जन्म दिया है। ये हमले न केवल संवैधानिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं का उल्लंघन कर रहे हैं, बल्कि उन बुनियादी मूल्यों को भी नष्ट कर रहे हैं जिन पर भारत गणराज्य की स्थापना हुई है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व और न्याय राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक भारतीय इतिहास का पुनर्निर्माण और पुनर्लेखन करके सार्वजनिक विमर्श को दूषित करने के भाजपा के बार बार प्रयास सामाजिक सद्भाव का अपमान हैं। 26 विपक्षी दल अपनी वैचारिक रेखाएं साफ साफ खींच रहे हैं। साझा बयान को पढ़िए तो पता चलेगा कि विपक्ष लिखित रूप में अपनी एकता का मकसद और प्राथमिकता जनता के सामने रख रहा है।
जनता के सामने साफ साफ कह रहा है। लेकिन भारत बनाम इंडिया का डिबेट इसलिए खड़ा किया गया ताकि जनता के बीच विपक्षी एकता का यह मकसद विचार विमर्श के लिए पहुंचे ही नहीं। विपक्ष ने बीजेपी पर लोकतंत्र, संवैधानिक अधिकारों के खत्म करने के आरोप लगाए हैं। इस पर बहस नहीं, इस पर प्रतिक्रिया नहीं। विपक्ष ने अपने साझा बयान में कहा है कि भारतीय इतिहास का पुनर्निर्माण और पुनर्लेखन करके सार्वजनिक विमर्श को दूषित करने के भाजपा के बार बार प्रयास सामाजिक सद्भाव का अपमान है। लड़ाई बीजेपी की विचारधारा, उनकी सोच के खिलाफ है। वो देश पर आक्रमण कर रहे हैं, बेरोजगारी फैल रही है, देश का पूरा धन चुने हुए लोगों के हाथ में जा रहा है। और इसलिए जब हम डिस्कशन कर रहे थे, हमने अपने आप से सवाल पूछा, लड़ाई किसके बीच में है? यह लड़ाई ऑपोजिशन और बीजेपी के बीच में लड़ाई नहीं है। देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है। यह देश की आवाज के लिए लड़ाई है। विपक्षी दलों ने सहभागी लोकतंत्र बनाने के वादे के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात कही है। वो यह कि हम राष्ट्र के सामने एक वैकल्पिक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक एजेंडा पेश करने का संकल्प लेते हैं। और इसे आगे ध्यान से सुने। विपक्ष ने कहा है कि हम शासन के सार और शैली दोनों को बदलने का वादा करते हैं, जो अधिक परामर्शात्मक, लोकतांत्रिक और सहभागी होगा। शासन के सार और शैली को बदलने की बात कही गई है। ये क्या साधारण बात है? इतनी महत्वपूर्ण बात पर चर्चा होनी चाहिए थी और बीजेपी अपना पक्ष रख सकती थी, बता सकती थी कि ईडी के प्रमुख संजय मिश्रा की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसके लिए जिम्मेदार कौन है और ये काम किया किसके लिए गया। प्रफुल्ल पटेल और प्रधानमंत्री को एक ही फ्रेम में हर्षोल्लास के मूड में देखकर प्रधानमंत्री की एक पंक्ति दोहरा रहा हूं, जो उन्होंने विपक्षी दलों की एकजुटता पर कही है। उन्होंने कहा है कि जनता देख रही है कि ये पार्टियां क्यों इकट्ठा हो रही हैं। जनता ये भी जान रही है कि वो कौन सा ग्लू है, गोंद है, जो इन लोगों को, इन पार्टियों को जोड़ रहा है। प्रधानमंत्री जी बता दें कि उनके साथ किस गोंद से प्रफुल्ल पटेल जुड़े हुए आ रहे हैं। ईडी ने प्रफुल्ल पटेल की संपत्ति जब्त की है, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, तो फिर प्रधानमंत्री किस गोंद के कारण उनसे चिपक रहे हैं? और क्या ये सवाल पूछने की हिम्मत गोदी मीडिया दिखा रहा है? कुल मिलाकर विपक्ष एकता की राह में गंभीरता से कदम बढ़ाते जा रहा है। पटना में बैठक हुई, बेंगलुरु में हुई और मुंबई में बैठक होने जा रही है। बीजेपी और गोदी मीडिया ने पूरा माहौल बनाया कि विपक्ष की इन बैठकों से कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन एक नाम ऐसा निकल कर आया कि बीजेपी नाम रखने और बदलने में व्यस्त हो गई। उधर विपक्ष के नेता बीजेपी की बनाई धारणाओं का जवाब देना सीख गए लगते हैं। उनके बयानों में सफाई नजर आने लगी है। परिवारवाद के आरोपों का उद्धव ठाकरे ने जो जवाब दिया है, वो बात जनता तक ना पहुंचे, इसलिए इंडिया बनाम भारत की बहस चलाई जा रही है। कुछ लोगों को ऐसे लग रहा है कि परिवार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, देश हमारा परिवार है और इस परिवार के लिए हम लड़ रहे हैं। देश ही हमारा परिवार है, तो इस परिवार को हमें बचाना है। और लड़ाई हमारी एक पार्टी के खिलाफ या एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। लड़ाई हमारी नीति के खिलाफ है, तानाशाही के खिलाफ है। और जैसे एक ज़माने में आज़ादी की लड़ाई हुई थी, तो अब आज़ादी खतरे में आई है। तो इस आज़ादी के लिए हम सब इकट्ठा आए हैं। एक व्यक्ति या एक पार्टी मतलब देश नहीं हो सकता। पूरे देश की जनता मतलब देश है, और देश की जनता अब इंडिया और भारत बनकर सामने आएगी। अपने देश को हम सुरक्षित रखेंगे। 2014 के बाद जम्मू कश्मीर में बीजेपी के समर्थन से महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री बनी थी। क्या तब महबूबा मुफ्ती परिवारवाद का प्रतीक नहीं थी?
अजीत पवार शरद पवार के भतीजे हैं, क्या अब वे परिवारवाद का प्रतीक नहीं रहे? ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या थे और क्या हैं? जिन दलों से बीजेपी का संगठन था और है, उनमें भी परिवारवाद है, लेकिन प्रधानमंत्री कभी उनका मजाक नहीं उड़ाएंगे, कभी उन पर आरोप नहीं लगाएंगे, कभी उन पर हमला नहीं करेंगे। अपने दल के भीतर सांसदों और विधायकों के बच्चे हैं, उनके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। राजनीति में परिवार से ज्यादा पैसे का बोलबाला आ गया है। पैसे वाले औद्योगिक परिवार इस राजनीति को अब चलाने लगे हैं। प्रधानमंत्री राजनीति के इस नए परिवारवाद, जिसे मैं पैसावाद कहता हूं, उस पर कभी नहीं बोलते हैं। इलेक्टोरल फंड से बीजेपी को ही क्यों सबसे ज्यादा पैसा आ रहा है, कौन पैसा दे रहा है, इसका पता नहीं चलता। क्या ऐसी व्यवस्था किसी भी सूरत में पारदर्शी कही जा सकती है? लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े सवालों को लेकर प्रधानमंत्री कभी भी नहीं बोलते हैं। आपके सामने एक ऐसा खतरा बताते हैं परिवारवाद के नाम से, ताकि जो सबसे बड़ा खतरा है पैसावाद का, इलेक्टोरल फंड के जरिए उस पर बात ही ना हो, वो आपके ध्यान से हट जाए। और इसी तुकबंदी में इंडिया आ गया, जिसे हटाकर हिमंता बिस्वा शर्मा भारत करने में लगे थे और सभ्यता के संघर्ष का बिगुल फूंक रहे थे। प्रधानमंत्री ने एनडीए का मतलब समझाया कि एनडीए नई ऊर्जा से भरी हुई त्रिशक्ति है। एन से न्यू इंडिया, डी से डेवलप्ड नेशन, ए से एस्पिरेशन ऑफ पीपल एंड रीजन्स। इतनी अंग्रेजी भी ठीक नहीं है प्राइम मिनिस्टर जी, खासकर जब हिंदी की राजनीति का श्रेय लेने की होड़ मची हो। एक से एक फर्जी विद्वान लेख लिखने में लगे हैं कि मोदी के दौर में हिंदी को राजनीति में स्थापित किया जा रहा है। उस दौर में आप अंग्रेजी के एक्रोनिम दे रहे हैं, सार संक्षेप वाले नाम दे रहे हैं। एनडीए में 38 दल हैं। कुछ तो कुछ दिन पहले तक विपक्ष के साथ थे या विपक्ष के खेमे में थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारे देश में राजनीतिक गठबंधनों की एक लंबी परंपरा रही है, लेकिन जो भी गठबंधन नेगेटिविटी के साथ बने वह कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। पॉलिटिक्स में प्रतिस्पर्धा हो सकती है, लेकिन शत्रुता नहीं होगी। आखिरकार हम एक ही देश के लोग हैं, एक ही समाज का हिस्सा हैं। लेकिन दुर्भाग्य से आज विपक्ष ने अपनी एक ही पहचान बना ली है, हमें गाली देना, हमें नीचा दिखाना। प्रधानमंत्री कह क्या रहे हैं? 38 दलों का साथ आना क्या सकारात्मकता है? तो 26 दलों का साथ आना नकारात्मकता कैसे है? आप खुद विपक्ष को हराने के लिए 38 दलों का गठबंधन बना लीजिए और वो सकारात्मक है, लेकिन विपक्ष आपको हराने के लिए 26 दलों का गठबंधन बना ले तो वो नकारात्मक है। प्रधानमंत्री कहते हैं विपक्ष का काम है नीचा दिखाना, उन्हें गाली देना। प्रधानमंत्री बता दें, और आप प्रधानमंत्री से पूछिए कि 10 साल में विपक्ष के साथ उन्होंने कितनी बैठकें की है। प्रधानमंत्री बताएं कि कितनी बार विपक्ष को विश्वास में लेकर उन्होंने काम किया है। मणिपुर से विपक्षी दलों का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली आया, क्या उन्होंने मुलाकात की? क्या प्रधानमंत्री ने कभी इस विपक्ष को सम्मान दिया है? राज्यपाल विपक्षी सरकारों के राज्यों में क्या कर रहे हैं, क्या लोगों को नहीं पता? क्या वो सम्मान दे रहे हैं? तमिलनाडु में अभी क्या हुआ? क्या यह सम्मान था कि राज्यपाल किसी मंत्री को बर्खास्त कर दें? अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अवैध रूप से सरकार गिराकर राष्ट्रपति शासन लगाने का काम मोदी राज में हुआ, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। विधायकों को तोड़कर कई राज्यों में विपक्ष की सरकारें गिरा दी गईं, पार्टियां तोड़ दी गईं। क्या यह विपक्ष का सम्मान था? प्रधानमंत्री के तर्क बहुत विचित्र हैं। उनका कहना है कि विपक्षी दलों ने अपने कार्यकर्ताओं की परवाह नहीं की। ये अपने कार्यकर्ताओं से उम्मीद करते हैं कि जीवन भर जिनका विरोध किया उनका अचानक से सत्कार करने लग जाएं। बीजेपी के कार्यकर्ता केवल इसी बात पर हिसाब कर लें कि बिहार में जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़े और पार्टी ने जेडीयू के साथ सरकार बना ली, विधायक भी मंत्री बन गए। असम में जिस कांग्रेस से बीजेपी के कार्यकर्ता लड़ते रहे, उस कांग्रेस से हिमंता बिस्वा शर्मा को लाया गया और असम का मुख्यमंत्री बना दिया गया। शिवसेना से भाजपा लड़ रही थी, मगर एकनाथ शिंदे को शिवसेना से लाकर मुख्यमंत्री बना दिया गया और अपने मुख्यमंत्री के उम्मीदवार को उप मुख्यमंत्री, कांग्रेस से नेता लाकर पहले सांसद बनाया गया, फिर मंत्री बनाया गया। लेकिन उसी ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराने वाले भाजपा सांसद का क्या हुआ? कितना सम्मान हुआ?
अकाली दल और शिवसेना भाजपा के लंबे साथी रहे हैं। उनके साथ भाजपा ने क्या किया, क्यों अलग हुए हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता ये सवाल पूछ लें। मणिपुर जल रहा है। प्रधानमंत्री नारा दे रहे हैं, नेशन फर्स्ट, सिक्योरिटी ऑफ नेशन फर्स्ट। स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, खेलो इंडिया, जीतो इंडिया, न्यू इंडिया, शाइनिंग इंडिया। ना आप इंडिया बदल पाएंगे और ना भारत। नाम तो इस मुल्क का यही रहेगा, बस काम बदलना चाहिए। बीजेपी के नेताओं को ध्यान रखना चाहिए, ऐसा ना हो कि विदेशों से अंग्रेजी में शिक्षा लेकर, डिग्री लेकर लौट रहे अपने बच्चों की डिग्रियां ही फाड़ डालें। कहने लग जाएं कि हम डिग्री नहीं फाड़ रहे बेटा, हम तुम्हें औपनिवेशिक मानसिकता से आज़ाद कर रहे हैं। एडिनबरा की जगह तुमको आरा भेज रहे हैं, वहीं से अब डिग्री लेकर आना। तो जनता खबरदार रहे और समझदार भी। ना भी रहे तो कोई बात नहीं, हाउसिंग सोसाइटी के अंकिल हमेशा वफादार ही रहेंगे। नमस्कार, मैं रविश कुमार।